पे शब खून मारकर एक आमिर ने जमहूरियत का कत्ल किया था। और आज कैप्टन कर्नल शहीद शेर खान साहब की बरसी का दिन भी है। और आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो नवाज़ शरीफ का, प्रेसिडेंट शी का, पाकिस्तान को और इस खित्ते को तरक्की, रोज़गार, कारोबार के मौके फराहम करने का मंसूबा, जिसने पाकिस्तान को 2013 से लेकर 2018 तक हर शोबे में तरक्की देने का किरदार अदा किया। ये तोहफ़ा, ये विज़न वन बेल्ट वन रोड प्रेसिडेंट शी का और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो मंसूबा जो मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया था। 2013 में जब पाकिस्तान की आवाम ने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को मुंतखब किया और जो पहली चीज़, पहला विज़न मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट शी की मदद से वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव की जो कड़ी थी वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थी। आज उसके 10 साल मुकम्मल होने को हैं। ये 3 बातें मैंने शुरू में इसलिए की कि आज मुल्क के अंदर जो हालात हैं, पिछले 1 साल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुल्क की माशी तबाही, मुल्क की बदहाली, बेरोज़गारी, दोबारा से लोड शेडिंग और दोबारा से दहशतगर्दी जो मुल्क के अंदर पिछले 4 साल नालायकों, नाअहलों, चोरों के टोले ने, साजिशी किरदारों ने जो मुल्क के साथ किया, उसकी कड़ी सिर्फ ये पिछले 4 साल जब एक नालायक, नाअहल फॉरेन एजेंट के प्रोजेक्ट को कामयाब करके कुछ साजिशी किरदारों ने मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, ये सिर्फ 4 साल की कहानी और किस्सा नहीं है। इसकी शुरुआत जो है वो 2013 में शुरू हो चुकी थी। आपको याद होगा कि 2013 में मुल्क के अंदर महंगाई, दहशतगर्दी, एनर्जी का बहरान, तवानाई का बहरान, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, मुल्क डिफ़ॉल्ट के नहज के ऊपर। और उस वक़्त अगर कोई ये समझ गया कि इस मुल्क की जो मुश्किलात हैं और जितनी ज़्यादा सख्त मुश्किलात थीं, उसका हल सिर्फ एक शख्सियत के पास है जिसका नाम नवाज़ शरीफ था। और नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की आवाम ने वोट देकर, उनके ऊपर एतमाद करके, उनको इस मुल्क का तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म उन हालात में बनाया जब पाकिस्तान एक मुश्किल दौराए से गुजर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये बात समझ चुकी थी कि अगर इस मुल्क को मुश्किलात से कोई शख्स निकाल सकता है, बहरान से निकाल सकता है, दहशतगर्दी से निकाल सकता है, बेरोज़गारी से निकाल सकता है, मुल्क के अंदर महंगाई कोई ख़त्म कर सकता है, तो उसका नाम सिर्फ नवाज़ शरीफ है। और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बुनियाद अगर किसी शख्स ने रखी तो भी नवाज़ शरीफ था। नवाज़ शरीफ ने तमाम सूबों में जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स थीं, जो मेजॉरिटी जीती हुई जमातें थीं, उनको हुकूमत बनाने के का मौका दिया। ये पाकिस्तान की आवाम को समझना पड़ेगा। ये जो आज एक तासुर है कि कोई फलाना हीरो है, किसी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, उसका भी जो जनाजा निकला है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। वो तमाम चीज़ें आज नौजवानों को जो 2013 में शायद छोटे थे, उनको शायद याद ना हो कि 2013 के जो हालात थे, उन तमाम हालात को जिनको मैंने अभी आपको गिनवाया, उसको रिवर्स 2013 में नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर आज़म आकर 2-3 सालों में वो तमाम चीज़ें रिवर्स हो गई थीं। ये जिस मंसूबे का जिक्र चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैंने जिक्र किया,
यही शक्लें जो आज मुल्क जला रही हैं, यही शक्लें जो आज माशी तबाही मचा कर गई हैं, यही किरदार जो मुल्क के अंदर मुल्क को जला रहे हैं, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, मुल्क की आवाम को, नौजवान को बेरोजगार करके गए हैं, मुल्क को महंगाई के हवाले करके गए हैं, मुल्क की आवाम और नौजवानों के गले में बेरोजगारी का फंदा डाल के गए हैं, मुल्क की मईशत को तबाह करके गए हैं। यही किरदार 2013 और 14 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने के लिए कंटेनर पर खड़े थे, आपको याद होगा। लेकिन शायद उन बच्चों को आज याद ना हो जो आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हैं। वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, वो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि एक शख्स कंटेनर पर खड़े होकर जब प्रेसिडेंट शी के आने की खबर आई कि सीपेक को लॉन्च करना है, सीपेक को शुरू करना है, तो यही शक्लें, यही किरदार, यही साजिशी किरदार, यही फितना और फसाद मचाने वाले किरदार मुल्क की तरक्की के खिलाफ कंटेनर के ऊपर खड़े थे और चढ़े हुए थे। उसी कंटेनर थे सिविल नाफरमानी की तहरीकों की कॉल्स देते थे, इसी तरह मुल्क जलाने की कॉलें देते थे, फलानी डेट को फलानी मुल्क की शाहराह बंद कर देंगे, इसी तरह के नारे लगाते थे। ओए आईजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इधर डी चौक पे खड़े होकर मुल्क को जलाने की बात करते थे, मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से घसीटने की बात करते थे, इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े शलवारें लटकाते थे। क्यों? क्योंकि मुल्क में सीपैक आ रहा था, क्योंकि मुल्क के अंदर नौजवान का रोजगार आ रहा था, क्योंकि इस मंसूबे के तहत मुल्क के अंदर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आके लोड शेडिंग खत्म हो रही थी। लेकिन नवाज शरीफ ने इस फितने, फसाद और साजिशों का मुकाबला करते हुए अपने विजन और मिशन के मुताबिक अवाम की खिदमत की। इस मुल्क से आज IMF के प्रोग्राम पे चीखना, रोना और पिटना डाला हुआ है। हमने तो नहीं लाया IMF का प्रोग्राम, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तो IMF के इस प्रोग्राम पे दस्तखत नहीं किए थे, नवाज शरीफ तो ये प्रोग्राम नहीं लेकर आया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस प्रोग्राम के ऊपर साइन नहीं किया था। नवाज शरीफ ने, वो वाहिद वजीर आजम था जिसने IMF के वाहिद प्रोग्राम को मुकम्मल करके उसको खुदा हाफिज कहा था और इस मुल्क की मईशत खुद मुख्तार किया था, इस मुल्क की मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया था और IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करके मुल्क की तारीख का वाहिद और पहला IMF प्रोग्राम था और वाहिद वजीर आजम था जिसने कहा कि कर्जों की से निजात इस मुल्क को दिलानी चाहिए और मुल्क के नौजवान को खुद मुख्तार और मुल्क की मईशत को खुद मुख्तार होना चाहिए, सीपैक के जरिए होना चाहिए, मुल्क की माशी इस्तेहकाम के जरिए होना चाहिए, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए होना चाहिए, मुल्क के अंदर IT के जरिए होना चाहिए, ज़राअत के जरिए होना चाहिए, मुल्क की एक्सपोर्ट्स के जरिए होना चाहिए, अपने रिसोर्सेस के तई मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना चाहिए। और वो करके दिखाया, सिर्फ नारे नहीं लगाए थे। जब 2013 में आए और 2016 तक 17 तक मुल्क के अंदर 14,000 मेगावाट बिजली बन चुकी थी, मुल्क के अंदर बिजली के मंसूबे लगकर लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, मुल्क के अंदर सीपैक आकर प्रोजेक्ट शुरू होकर अवाम को रोजगार और कारोबार मिल रहा था, वो सम्राट आ रहे थे। मुल्क के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन जो था ज़रबुल अज़ और रद्दुल फसाद, वो मुकम्मल होकर मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिल चुका था, मुल्क के डिफॉल्ट का जो खतरा था वो मुल्क की माशी इस्तेहकाम में तब्दील हो चुका था, मुल्क के अंदर महंगाई मुल्क की तारीख की सबसे कम तरीन सतह के ऊपर थी, मुल्क की तरक्की की शरह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर थी। कौन कर रहा था? ये चेहरे, ये साजिशें, ये फ्रॉड शक्लें, ये चेहरे तो कंटेनर पर खड़े थे जो इन तमाम तरक्की के मंसूबों को रोक रहे थे। लेकिन एक वो शख्स जिसने अपना मिशन और अपना विजन सिर्फ मुल्क की तरक्की बनाया हुआ था, इतनी बड़ी खिदमत करने वाले के साथ इतनी बड़ी ज्यादती, ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं, ये वो जजेस कह रहे हैं, ये वो लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो ज्यादती थी,
वो फैसला जो पानामा का फैसला अकामे में तब्दील हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले हो चुका था और जुडिशरी को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए। क्यों? इसलिए कि वो मुल्क की खिदमत कर रहा था, वो अवाम की महंगाई खत्म कर रहा था, वो रोजगार दे रहा था, वो कारोबार के मौके दे रहा था, वो दहशतगर्दी खत्म कर रहा था, वो अंधेरे खत्म कर रहा था, वो मुल्क को तरक्की दे रहा था। इसलिए वो आलमी तन्हाई खत्म कर रहा था। मुल्क की तारीख का सबसे जो पहला डिप्लोमेटिक जो सक्सेस थी वो सीपैक की सूरत में पाकिस्तान की अवाम ने देखी, दुनिया ने देखी। इसलिए यह साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उस वक्त एक कठपुतली को लेकर, उसको लेकर जिसने इस मुल्क को तबाह किया। और इससे पहले कि मैं आपको मजीद एक और चीज बताऊं, वो जरा क्लिप चलाएं जो रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के सीनियर रहनुमा और जिस वक्त पनामा और धांधली का जो तमाशा हो रहा था उसकी कमेटी के जो चेयर थे हामिद खान साहब, उन्होंने क्या बात कही है। क्वालिफिकेशन थी, उसका फैसला कहीं और हो गया था। इवेंट्स को अगर हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उस वक्त ये फैसला हो गया था कि ये अब इनके साथ नहीं है हमारा, इससे उनको फारिग कराना पड़ेगा। वो तो बाई चांस उस जमाने तक जब ये सारा मामला हुआ है तो पनामा पेपर्स लीक्स आ चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी से इस्तेमाल हुई। बिल्कुल यही नजर आता है। यही जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो वही शो कर रहे हैं कि इसी तरह हुए। गालिबन उनको खुशफहमी जरूर लगता है नवाज शरीफ साहब को, एक हद तक रही है कि हम शायद अदलिया को हैंडल कर सकते हैं, हम बेहतर हैं हैंडल करने में, लेकिन उन्हें बाद में महसूस हुआ कि नहीं, ये बात उनके हाथों से भी निकल चुकी थी। नवाज शरीफ साहब की जो सामने गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं। इसी तरह की गुफ्तगू शेख रशीद साहब ने भी की थी, इसी तरह की गुफ्तगू एजाज शाह साहब ने भी की थी। इसी तरह के जो शवाहिद हैं वो तमाम लोग जो उस वक़्त इस पूरे केसेस का हिस्सा, जिनका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, कि पनामा को अकामा में तब्दील सिर्फ इस मुल्क के साथ फ्रॉड और साजिश और मुल्क की अवाम के साथ दुश्मनी करने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। और उस वक़्त जिसका ये कह रहे हैं कि ये जो जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसको टूल बनाया गया। ये फैसला हो चुका था और उसके अंदर उस वक्त जो पनामा का बेंच था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जो कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर। तो इस सूरत हाल में जिसकी गवाही दे रहे हैं हामिद खान साहब, तो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर तो जस्टिस आसिफ खोसा साहब खुद थे और खुद नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को, जो मुल्क को क्या कर रहा था, उनको नजर नहीं आ रहा था आसिफ खोसा साहब को कि सीपैक आ रहा है, महंगाई खत्म हो रही है, बिजली के मंसूबे बन रहे हैं, दहशतगर्दी खत्म हो रही है, तरक्की हो रही है, अवाम को, नौजवान को रोजगार मिल रहा है, आलमी तन्हाई खत्म हो रही है, मुल्क राह के डगर के ऊपर चल रहा है, मुल्क के तरक्की के सम्राट अवाम को पहुंच रहे हैं, जिनको रोजगार और कारोबार मिल रहे हैं। आसिफ खोसा साहब को यह नजर नहीं आ रहा था। तो फिर आसिफ खोसा साहब, आप उस वक्त उस कुर्सी पर बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो आप जब सिसिलियन माफिया और गॉड फादर उस शख्स को कह रहे थे जिसकी गवाही ये लीगल फटर्निटी के रहनुमा, इमरान खान के सीनियर रहनुमा, पीटीआई के सीनियर रहनुमा उसकी गवाही दे रहे हैं, तो फिर सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कौन हुआ? फिर वो जस्टिस आसिफ खोसा साहब हुए, जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो काली भेड़ें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, जिस अदारे के अंदर वो काली भेड़े मुल्क के खिलाफ, नवाज शरीफ के तो खिलाफ साजिश हो गई, वो एक शख्स था ना, वो एक शख्स था जिसके खिलाफ आपने साजिश की, वो तो घर चला गया। ना उसने इमारत जलाई, ना शोधा की यादगारें जलाई, ना सड़कें जलाई, ना मेट्रो जलाई, ना दरख्त जलाए, ना मुल्क को आग लगाई, ना मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम करने की बात की। वो एक शख्स तो घर चला गया। इस मुल्क के साथ क्या हुआ? इस मुल्क की अवाम के साथ क्या हुआ?
इस मुल्क की तरक्की के साथ क्या हुआ, नौजवान के रोजगार के साथ क्या हुआ? आसिफ खोसा साहब, उसका जवाब आप जैसे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर को देना पड़ेगा। उसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। हामिद खान साहब का जवाब आपको देना पड़ेगा। एजाजुल एहसन साहब, आप उस बेंच में थे, उस जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उस केस की, उसके आप हेड थे। क्यों बने हेड? मुल्क की तारीख की वाहिद केस है जिसका नैब से भी सजा हुई। किसी को आज तक नैब से सजा नहीं हुई, किसी मुंतखब, किसी सियासी आदमी को। और आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये सवाल आप पे उठाया हामिद खान साहब ने कि आप टूल बने थे उस साजिश, मुल्क के खिलाफ साजिश के खिलाफ, और मुंतखब वजीर आजमों को सजाएं देते हैं, उनको सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहते हैं। किसी 5 जुलाई को किसी मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है, और वो चेहरे, वो घिनौने चेहरे, वो घिनौनी साजिशें, वो काले चेहरे, वो काले किरदार जो मुल्क के खिलाफ ये दुश्मनी करें, गद्दारी करें, उनको इबरत की सजा और इबरत का निशान देना चाहिए, निशान बनाना चाहिए। आज ये जो हामिद खान साहब ने बात की है, जो पीटीआई के रहनुमा बात कर रहे हैं, वो मुल्क के खिलाफ सरियन गद्दारी थी, और जिसका ये सब हिस्सा बने, ये तमाशा मुल्क के साथ। और वो शख्स जो इस मुल्क को आग लगा गया, जो इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर गया, जो इस मुल्क में अदम बर्दाश्त की जड़ें बना गया, फसाद की, जहनी दहशत गर्दी की, नफरत की आग जला के चला गया, मुल्क को अवाम की रोजगार को तबाह करके चला गया, महंगाई फैलाकर चला गया, मुल्क की मैशत तबाह करके चला गया, वो आज सवाल कर रहा है मुल्क की मैशत के ऊपर, और सवाल कर रहा है मुल्क के अवाम की महंगाई के ऊपर, और IMF के प्रोग्राम के ऊपर। IMF का प्रोग्राम अल्लाह ताला के फजलो करम से 1.5 साल की 14 माह की ये मेहनत, 14 माह की मेहनत, IMF के प्रोग्राम मुश्किल शराइत के ऊपर दस्तखत करके इमरान खान की हुकूमत मुल्क को IMF के हवाले करके गई, उसको प्रोग्राम को सस्पेंड किया, उसको वायलेट किया, मुल्क की क्रेडिबिलिटी को तबाह किया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, मुल्क की मैशत को तबाह किया, मुल्क के अंदर दोबारा से लोड शेडिंग, दोबारा से दहशत गर्दी लेकर आया, वो उसको हीरो बना दिया। सारी की सारी उस वक्त जो कुव्वतें थीं, जो नवाज शरीफ को जीरो करने के चक्कर में थीं, जो मुल्क को तरक्की दे रहा था। और अल्लाह ताला का आज निजाम देखें, अल्लाह ताला का आज मकाफाते अमल देखें कि जो ये शख्स कर रहे थे आज उनके चेहरे काले हैं, उनके मुंह पर रोज चपेड़ें पड़ती हैं, उनकी शक्लें आज अवाम जो है उनके ऊपर, वो किसी पब्लिक एरिया में जा नहीं सकते, कोई उनसे हाथ मिलाने का रवादार नहीं है। और वो शख्स जो ये तमाम, आज अगर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान, आप लोग बताएं जो मुझे देख रहे हैं, कि अगर हामिद खान को ये पता था कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ पूरी साजिश हुई है उसका फैसला हो चुका था, तो क्या उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम, जिसके पास ISI की रिपोर्ट, जिसके पास IB की रिपोर्ट, जिसके मातहत सब तमाम इंटेलिजेंस के अदारे थे, उनको नहीं पता था मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है? पता था ना। लेकिन उसने ये साबित किया, उसने साबित किया, मुल्क के कानून के सामने पेश होकर, अपना एहतसाब कराकर, अपने आप को मुल्क के कानून और आइन के ताबे कर कर उसने ये साबित किया कि ना उसने एक धेले की कोई चोरी की थी, ना मुल्क के साथ कोई फ्रॉड किया था, ना मुल्क के खिलाफ कोई साजिश की थी, क्योंकि वो जानता था कि उसने अल्लाह ताला के हवाले अपने केस को किया है, तो उसके जो डिविडेंड्स हैं वो आज पाकिस्तान की आवाम के सामने खुद आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, जब उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जो उस वक्त हामिद खान साहब के मुताबिक टूल बने हुए थे, सहूलतकार बने हुए थे, फैसला उनके सामने रख दिया गया था। हम भी उस वक्त कहते थे सरीना के लिफाफे में फैसला आया, हमने मीडिया को बताया, सबको बताया। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए, जब उनको ये झूठी सजा हुई, कौन सी सड़क जली, कौन सी शोहदा की यादगार जली,
कौन सा, उनको नहीं पता था कि कौन से किरदार इसमें शामिल हैं। कभी अपनी मुद्दत मुलाजमत के लिए, कभी मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए, कभी अपने ज़ाती मफाद के लिए, कभी अपने घनौने साजिशी एजेंडे के लिए। आप मुल्क को दाव पर लगा दें, वो तमाम किरदार पाकिस्तान की आवाम के सामने जाहिर हैं आज। और वो शख्स जिसने मुल्क के साथ खिदमत की हो, मुंतखब वज़ीर आज़म हो, 3 दफ़ा पाकिस्तान की आवाम उसको मुंतखब कर कर लेकर आई हो, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि अगर कोई शख्स मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। आज मुल्क को दोबारा से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के उस प्रोग्राम को, जो सस्पेंडेड प्रोग्राम था, वायलेटेड प्रोग्राम था, मुल्क की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो पे थी, उसको मुल्क के वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़जाना ने, फाइनेंस टीम ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मदद से वो पूरी इतनी बड़ी तबाही करके गए थे। ये खाली IMF का प्रोग्राम नहीं था, ये मुल्क की क्रेडिबिलिटी की बात थी। उसको दोबारा पटरी पर लेकर आए हैं। उसके सम्राट पाकिस्तान की आवाम हर रोज़ देख रही है। इसी तरह जो इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रोग्राम है, जिसमें वो तमाम शोबे जो नवाज शरीफ 2013 में जिनको तरक्की की राह पर डाल गया था, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका विजन नवाज शरीफ 2013-14 में उसकी बुनियाद रख कर, उस पर काम करके उसके सम्राट पाकिस्तान की आवाम को देकर गया था। आज दोबारा से उसी सफ़र का आगाज़ किया जा रहा है। लेकिन जो वक्त बीच में ज़ाया हुआ, जो मुल्क के साथ हुआ, जो अवाम के साथ हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और वो काली भेड़ें जो कौम के साथ गद्दारी करती हैं, जिस मर्जी इदारे के अंदर हो, उनको इबरत की निशान करना होगा। और इस तमाम गुनाह का अजाला भी अदलिया को करना होगा। और ये तमाम वो चीजें हैं जो आज पाकिस्तान की आवाम के सामने हर रोज आती हैं। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जी हामिद खान साहब का एक क्लिप है, या वो एजाज शाह साहब की वो बात है, या वो शौकत सिद्दीकी की बात है, या वो गवाही आ रही है कि नवाज, ये मुल्क के साथ हुआ है। ये पाकिस्तान की आवाम ने देखा है। आज जिस CPEC का जश्न 10 साल बाद हम मना रहे हैं, जिसकी मैं मुबारक पाकिस्तान की आवाम प्रेसिडेंट शी नवाज शरीफ को दे रही हूं, जिसकी मुबारकबाद वो क्यों दे रही हूं? क्योंकि उस मंसूबे ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला था। उसने कंट्रीब्यूट किया था मुल्क के अंदर तरक्की में, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को ख़त्म करने में, एनर्जी बहरान को ख़त्म करने में, कारोबार देने में, इन्वेस्टमेंट देने में, रोजगार देने में। उस CPEC को 4 साल बंद रखा, चाइना को नाराज किया, प्रोजेक्ट को बंद रखा, मंसूबों को बंद रखा, उसके खिलाफ बयान देते रहे कि करप्शन हो गई है। इधर हर फाइल करप्शन से अटी हुई है। और वो शख्स जिसको पता था उसके खिलाफ साजिश हुई है, जिसका नाम नवाज शरीफ था, जो आज हामिद खान साहब कह रहे हैं और हर रोज 10-10 लोग इसकी गवाही देते हैं, वो बेटी का हाथ पकड़कर उसका किरदार क्या था कि इल्जाम लगाए मुझ पर। उस इल्जाम को मैंने आवाम के सामने पेश होना है, कानून के सामने पेश होना है। वो मिसाल वाहिद नवाज शरीफ वजीर आजम मुल्क की तारीख का पहला, जिसने अपने आप को खुद सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर अपने आप को पेश हुआ। उसको पता था ये साजिश हो रही है और क्यों हो रही है। बेटी के साथ रोज अदालत पेश होता था, बाल्टी रखकर, मुंह पे डस्टबिन रखकर, डब्बा रखकर नहीं आता था, भागता नहीं था कि मैं आज इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं आज उसका जवाब। 150 से ज्यादा पेशियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के साथ हर रोज की बुनियाद, हर किसी केस का अगर हर रोज की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग हुई है तो वो नवाज शरीफ के केस की हुई है और की है। कोई मलामत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के राइज कानून के मुताबिक हम पेश हो रहे थे। लेकिन उस कानून की धज्जियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर उड़ाई गई थी, जो उस मुहाफिज है मुल्क के कानून का, मुल्क के आइन का, वहां ये सहूलतकारी हो रही थी। और आज फिर आसिफ खोसा साहब ने तो कहा था सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, और आज उसी सुप्रीम कोर्ट से गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक जो मुल्क जरा रहा है।
जो शोहदा की यादगारें जला रहा है, उनको ठुड्डे मार रहा है, मुल्क के स्कूल जला रहा है, मसाजिद जला रहा है, एम्बुलेंस जला रहा है, पीटीवी पे हमला करने वाला रेडियो पाकिस्तान जला रहा है। उसी शख्स को कहा गया गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। बाल्टी लेकर आता है, डब्बा लेकर आता है, डस्टबिन लेकर आता है मुंह के ऊपर, क्योंकि किसको, अवाम को क्या चेहरा दिखाए, क्या चेहरा दिखाए अवाम को, क्योंकि जवाब कोई नहीं है। जिस शख्स के पास जवाब होता है, जिस शख्स के पास अपनी दयानतदारी का सबूत होता है, अपने सच का सबूत होता है, वो नवाज शरीफ की तरह कानून के आगे पेश होता है, ये जानते हुए, ये बूझते हुए कि ये साजिश है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, जिसकी गवाही आती है। और जो नहीं पेश होता वो दंदनाता फिरता है, उसको गुड विशिंग यू गुड लक कहा जाता है, ताकि छोटी अदालतों के ऊपर उस चीज़ के असरात हों। इसलिए आखिर में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये फैसला करना पड़ेगा कि कौमी मफाद, मुल्क को तरक्की, मुल्क की खिदमत, अवाम की खिदमत, नौजवान के हाथ में डिग्री के बाद नौकरी, मुल्क की अवाम के पास रोज़गार, बिजनेसमैन के पास रोज़गार, कारोबार, मुल्क की तरक्की, मुल्क के अंदर महंगाई की कमी, ये सब कुछ 2013 में भी जब सीवी जाता है ना किसी के पास, एक आम सी नौकरी के लिए, किसी भी सतह की नौकरी के लिए जब सीवी जाता है अवाम के पास, तो जब किसी एम्प्लॉयर के पास सीवी जाता है तो उस सीवी के अंदर लिखा होता है कि इस शख्स ने अब तालीम कहाँ से हासिल की, इस शख्स ने जॉब कहाँ की, कितना अरसा जॉब की, उसके क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो अब पाकिस्तान के पास दो सीवीज़ हैं, एक सीवी एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे फ्रॉड टोले का, एक ऐसे नालायक, नाअहल, चोरों, करप्ट फॉरेन एजेंट्स का सीवी है, जिसने मुल्क को आग लगाई, मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने की बात की, मुल्क की मईशत तबाह की, महंगाई बर्पा की, रोजगार खत्म किया, कारोबार खत्म किया, दहशतगर्दी वापस आ गई, मुल्क की तरक्की मनफी ले गया। आज कहते हैं कि मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंच गया, उसके परसेंटेज नीचे आ गई है। ओ भाई, तुम तो 6.1% की तरक्की को मनफी 0.5 पर ले गए थे, कुछ शर्म करो। तुम IMF के मुकम्मल प्रोग्राम को, मुल्क की खुद माशी खुद इस्तेहकाम को तुमने दोबारा मैरून मिन्नत कर दिया, मुल्क को कर्जों के बोझ तले दफन कर दिया। उसमें यह सीवी में लिखा गया, आपकी सीवी में मुल्क की बुलंद तरीन महंगाई, मुल्क के कारोबार, रोजगार, नौजवान का रोजगार, सब आपकी दहशतगर्दी की वापसी, लोड शेडिंग की वापसी, CPEC का मुंजमिद होना, यह सीवी है। दूसरी तरफ एक सीवी है कि जो हमेशा इक्तदार में आता है नवाज शरीफ, पंजाब में शहबाज शरीफ हो, उसके क्या उनके सीवी में है कि मुल्क की महंगाई बुलंद तरीन, मुल्क की महंगाई कम तरीन सतह 3.6%, 4.1%, मुल्क की तरक्की 6.1%, मुल्क में दहशत गर्दी 0 के ऊपर, मुल्क के अंदर 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर लोड शेडिंग का खात्मा, मुल्क के अंदर CPEC जैसे मंसूबे, फॉरेन पॉलिसी की जो उसका लैंडस्केप था, जो उसका पैराडाइम शिफ्ट था, वो नवाज शरीफ के दौर में आया। मुल्क के अंदर जो मैस ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो वफाक में हो, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा, ये सारा सीवी किसका है? मुल्क के अंदर मोटरवे, मुल्क जिस मोटरवे पे रोज आता है ना, ये लाहौर से इस्लामाबाद, डब्बा रख के सर के ऊपर, बाल्टी रख के सर के ऊपर, वो मोटरवे शुक्रिया नवाज शरीफ है। जो मेट्रो है, जो ऑरेंज ट्रेन है, जो बिजली के मंसूबे पंजाब के हैं, वो शुक्रिया शहबाज शरीफ है। और 1 साल का सीवी और 4 साल का सीवी भी अगर कंपेयर किया जाए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, वो वजीर आजम जिसने इस मुल्क की मईशत को दोबारा से इस्तेहकाम दिया, तबाह हाल मईशत को, महंगाई की कमी, इंशाल्लाह महंगाई है, क्यों है ये बता रही हूं आपको, उसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म किया है, अगर किसी ने कभी ख़त्म किया है तो वो हमने किया है, वो मुस्लिम लीग नून ने किया है, वो नवाज शरीफ ने किया है, और फिर अब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। और ये अवाम जानती है, ये सब अवाम जानती है। इसलिए 2013 में तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ था, अवाम के वोट से था। इसलिए दोबारा से करेंगे, दोबारा से इस इकोनॉमिक रिवाइवल का जो प्लान है IT सेक्टर में, एनर्जी में, एक्सपोर्ट्स में, इसको दोबारा से बहाल किया।
ये तमाम सेक्टर्स के ज़रिए महंगाई कम होगी, रोज़गार होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मकामी बिजनेस वाले को कारोबार मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। इन तमाम शोबों को दोबारा से लाकर मुल्क की मईशत को दोबारा इस्तेहकाम देंगे। ये अमल शुरू हो चुका है। जी चौधरी सदीक साजिद साहब CNN से। बहुत शुक्रिया। दो छोटे सवाल हैं। एक तो आपने अहमद खान का क्लिप सुना दिया। अब ज़ाहिर आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, इत्तेहादी हुकूमत है, उसमें तो काफ़ी इतराफ़ात भी सामने आ गए। अदलिया को बतौर ख्याल इस्तेमाल करने की बात भी आ गई। क्या हुकूमत उन तमाम किरदारों के जो अदलिया में बैठे हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जो उनके पीछे लोग जिन्होंने खुद कहा कि पहले फैसला हो चुका था, जिन लोगों ने पहले फैसला किया, जो अदलिया पे बैठे लोग थे, उनके खिलाफ हुकूमत आर्टिकल 6 का जो मुकदमा दायर करने जा रही है। और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है, जो एक जमात के सरबराह आते हैं पूरी शान और शौकत के साथ अदालतों में पेश होते हैं और जमानतें लेकर चले जाते हैं, आखिर क्या कौन सी चीज़ माने है कि उनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाता? आप भी कहती हैं कि वो मास्टरमाइंड 9 मई के, और भी बहुत से लोग कहते हैं मास्टरमाइंड, शवाहद मौजूद हैं, नाकाबिल तस्दीक शवाहद मौजूद हैं, लेकिन वो कानून के कटहरे में नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये इंकशाफ जो रात को हुआ है उस पर आपने बात की। हमारी वैसे भी लीगल टीम इन तमाम, अभी से नहीं बल्कि जो शवाहिद आते रहे हैं पिछले 1-2 साल में, उस सारे को कंपाइल करके, लेकिन जैसे साजिद साहब मैंने पहले कहा कि ये काली बेड़ों की निशानदही जो है वो अदलिया के अंदर हो रही है। वो उन अदारों के अंदर काली भेड़ें जिन्होंने तमाम सहूलतकारी की है, और वो शक्लें जो जमहूरियत का लिबादा पहनकर 4 साल मुसल्लत रही हैं, जो इस सहूलतकारी का प्रोजेक्ट के सरबराह थे, इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं, मैं खाली कह रही, इन सब के ख़िलाफ़ इबरतनाक इनको सज़ा मिलनी चाहिए और दी जाएगी। और दूसरी बात आपने की कि दूसरा सवाल आपका था इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उनकी मेहमान नवाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुड टू सी यू। क्या करके आए थे वो शोधा के यादगारें जलाकर आए थे, एम्बुलेंस जलाकर आए थे, मस्जिदें और स्कूल जलाकर आए थे एक रात पहले। उनको कहा गुड टू सी यू एंड देन गुड विशिंग यू गुड लक, और फिर हाई कोर्ट में भेज दिया वो, ताकि वो हाई कोर्ट वाले भी विशिंग यू गुड लक और गुड लक की बात करें। बात यह है कि ये सारी चीज़ें अवाम देख रही है कि कहाँ से उनको रिलीफ मिल रहा है। नाकाबिले जो शवाहिद हैं उनको झुटलाया ही नहीं जा सकता, वो सामने है को। और अगर हमने ये कोई सियासी इंतकाम, रोज़ बैठ जाता है 2 झंडे लगा के, जो लेकिन सुथरी हुई है, इंटरव्यू जो दिया है उसमें काफ़ी अपनी इज्जत करवाई है, जो लास्ट फॉरेन मीडिया सब जानता है। आप हर किसी को हर वक्त हर दफ़ा झूठ और बेवकूफ़ नहीं बना सकते झूठ के ज़रिए। तो ये तमाम, और अगर हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती, अगर हमने कोई खुदा ना खास्ता किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन करनी होती, तो हम ये 14 महीने का इंतज़ार करते। इनकी किस्से और इनकी चोरी की कहानियाँ तो हमारे पास आ चुकी थी, लेकिन हमने कानून के हवाले किया। हमने इस मुल्क के राइज कानून और अदारों को इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया, और उन इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड होने के बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसका अजाला बाल्टी, डब्बे और डस्टबिन से नहीं हो सकता। वो आपने जवाब देना है अदालतों में, और वो जवाब आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। एतजाज़ रोज टीवी से। मैडम ये बताइएगा कि 9 मई वाक़यात के जो मरकज़ी किरदार है वो बार बार ये कह रहा है कि मैं खुली अदालत ओपन ट्रायल का मुतालबा भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तमाम सबूत पेश करने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अदालतें अपना किरदार सजेदार नहीं कर रही इस मामले में? देखिए, मैंने तो आपको अदालतों का जो किरदार है वो पूरा उस पर एक स्नैपशॉट दिया। 2013 से वो किरदार शुरू हुआ, उसकी सहूलतकारी कैसे हुई, वो कैसे मंसूबा मुसल्लत किया गया, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई, मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश हुई, वो उसने सह लिया। लेकिन जो 22 करोड़ आवाम का नुकसान हुआ, जो उनके साथ जुल्म हुआ, जो उनकी रोज़गार के साथ जुल्म हुआ, जो मुल्क में महंगाई बर्पा की, उसके तमाम सबूत इन्हीं लोगों, उसके तमाम जवाबात इन लोगों को भी देने पड़ेंगे, इन किरदारों को भी देने पड़ेंगे। और अदलिया को ये सोचना चाहिए कि अदलिया के अंदर अगर ऐसी काली भेड़ें हैं या थीं, उसका अजाला आज अदलिया ने करना है। ये कोई अगर मुल्क के 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ये हुआ है, तो मुल्क के आम शहरी के साथ क्या होगा? थैंक यू मैम।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।